अगर हम अफ्रीका की बात करें तो आप लोगों को सवाल याद होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बाय एरिया भी दूसरे नंबर पे और बाय पॉपुलेशन भी दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट की हैं? अफ्रीका की हैं। अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की तो अफ्रीका में कोई ग्लेशियर भी नहीं है। अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, जिस तरह इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, वो कहाँ से क्रॉस करती है? अफ्रीका में से। एक और एमसीक्यू देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, थोड़ी स्पीड में तेज इसलिए क्योंकि हमें कल हमारा आखिरी वर्किंग डे, हमने अफ्रीका अपन करना है, तो आपने एक्टिव रहना है, बस ऑनलाइन वालों ने स्पेशली सोना नहीं है। एक और आपने एमसीक्यू सेट करना है, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट which is saturated in all four hemispheres। अफ्रीका वाहिद कॉन्टिनेंट है जो 4 हेमिस्फेयर्स में वाक़ है। जो नए वाले बच्चे हैं, जो पुराने वाले बच्चे हैं, जो मेरे साथ पहले दिन से स्टार्ट किया है, हमने पढ़ा था इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो दुनिया के सेंटर में ड्रॉ की गई है, उसके ऊपर वाला सारा हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला सारा हिस्सा साउथ हेमिस्फेयर। अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन लाइन की, तो प्राइम मेरिडियन लाइन का ईस्ट वाली सारी साइड ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट वाली सारी लाइन वेस्ट हेमिस्फेयर। मतलब 4 खाने हैं जमीन के। इन चारों खानों में कॉन्टिनेंट अफ्रीका वाहिद है जो मौजूद है। कुछ ना कुछ इधर चारों खानों में आता है, वही हमने आंसर लिखा है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज सिचुएटेड इन ऑल 4 हेमिस्फीयर। आगे बात की समझ कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा पॉलिटिकली डील करते हैं, अफ्रीका के सराउंडिंग्स में क्या है। आपने देखा होगा अफ्रीका के नॉर्थ में नजर आएगा मेडिटेरेनियन सी, और ऊपर आपको नजर आएगा यूरोप। और ये हम एमसीक्यू पहले ही लिख चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, वालेकुम सलाम। और ये हम एमसीक्यू पहले लिख चुके हैं, मेडिटेरेनियन सी अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से। क्लियर? इस पॉइंट को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस पॉइंट को कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। ज्यादा डीपली जाते हैं, मोटी मोटी लोकेशन ही करते हैं। जब आप मैप खोलेंगे अफ्रीका को देखेंगे तो आपको केवल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इस वाली साइड में आपको क्या नजर आएगा? रेड सी। ये वाली साइड। तो रेड सी की दूसरी साइड में क्या है? एशिया। तो हमने एमसीक्यू लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंट एशिया को कॉन्टिनेंट अफ्रीका से क्या अलग करती है? रेड सी। क्लियर? और रेड सी का ओशन कौन सा बनता है? इंडियन ओशन। तो आप कह सकते हैं अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा सी है? रेड सी। या कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। क्लियर होगी बात? वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, और साउथ में अटलांटिक ओशन प्लस इंडियन ओशन, दोनों का पानी जो मिंगलिंग मिक्स है। यहाँ से अटलांटिक का पानी आता है, वहां से इंडियन का आता है, तो दोनों मिंगलिंग कर रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। तो मैंने दोनों लिख दिए। दोबारा सुन लें, आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? अफ्रीका में। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको आपको कौन सा सी मिलेगा? मेडिटेरेनियन। और उसके पार क्या चीज है? यूरोप। अगर आप ईस्ट की तरफ आएंगे आपको कौन सा सी मिलेगा? रेड सी। रेड सी का बाप कौन है? मतलब किस ओशन से इसका लिंक है? इंडियन। क्लियर? अगर आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो कौन सा ओशन है? अटलांटिक। साउथ में क्या होता है? ये ओशन का पानी यहाँ तक और इस ओशन का पानी यहाँ तक अगर मिंगल कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट भी जहाँ पर इंडियन आके अटलांटिक से मिलता है, वो हम एग्जीक्यूट बाद में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को कोई भी इशू है तो प्लीज बता दें। क्लियर? ये मैंने मिटाना है, जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश। जाग रहे हैं? चले, बड़ी अच्छी बात है, जाग रहे हैं तो। हमने कल कंट्री पढ़ी थी लीबिया। लीबिया का कैपिटल बताएं क्या था? क्या था इसका कैपिटल? क्या था? एक साहब का नाम हमने पढ़ा था, मुअम्मर अल कद्दाफी। मुझे आवाज नहीं आई। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों के ना जवाब ठीक होते हैं, मेरा सवाल गलत होता है। मैंने कभी गलत कहा है?
अच्छा नहीं था मामर अल कद्दाफी। जो नए वाले बच्चे आए हैं वो स्कूल में, एक तो मैंने आपको पढ़ाना है वर्ल्ड मैप, जिससे हम पीपीएससी में कहते हैं जियोग्राफी के नाम से। असल जीके यही होता है। एक अब अलग पीपीएससी ने टेक्निक दी है, उसका मैंने नाम रखा हुआ है प्योर जीके। तो प्योर जीके में 5 कंटेंट्स हैं, वो आपने लिख ले, जो आपने अलग से करने होते हैं। पहला कंटेंट बनेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी सुन लें, जो आपका प्योर जीके होगा। तो प्योर जीके से क्या मुराद है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, सार्क, ओआईसी, एससीओ, नेटो वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? पाकिस्तान पे तो जब सीटो सेंटो पढ़ते हैं ना आप, तो वो भी आपको उसमें ऐड करनी है। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया एक बात? दूसरा, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज, जैसे पाकिस्तान की पर्सनैलिटी इनकी फोटो साहिबा। ठीक है? बाहर की पर्सनैलिटी अगर हम बात करें लिबिया की, तो मामर कद्दाफी। इस तरह के आपको दर्जनों लोग मिलेंगे जो आपने अलग से डील करना होगा, कब पैदा हो गए, कब वफात पाई, तो पाकिस्तान को नेशनल अवार्ड मिला या नहीं मिला, वगैरह वगैरह। दो चीजें होगी। तीसरी चीज है बुक्स और उनके राइटर्स के नाम। पेपर में अमूमन सवाल देखे गए हैं, कोई एक राइटर का नाम बताता है, किसी बुक किताब का नाम बताए। उर्दू में तो बेतहाशा सवाल आते हैं ये वाले। बुक्स और उनके राइटर्स के नाम। चौथे नंबर पे है स्पोर्ट्स, फीफा वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, आईपीएल हो, जो मर्जी हो, या पीएसएल हो। प्रॉपर हर स्पोर्ट के बारे में करना है, इवन कबड्डी के बारे में भी करना है, गोल्फ के बारे में भी सवाल आते हैं। और 5वें नंबर पे प्राइजेस। प्राइजेस में आप समझ लें, पीस प्राइजेस भी शामिल हैं, लेनिन प्राइज भी शामिल है। कोई किसी डिग्री कोई लेता है, कोई लाइक जर्नलिज्म में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, फुटलिजर वगैरह, इस तरह से अवार्ड जितने भी हैं, या स्पोर्ट्स में जो कप्स वगैरह मिलते हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स में कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने याद रहे दुनिया में मिलने वाले प्राइजेस। क्लियर है? ये 5 चीजें आपका प्योर जीके बनेंगी, जो आपने अलग से डील करना है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था मापड़ किताबी के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेने दे दो इंफॉर्मेशन है। मतलब जो सवाल पास पेपर में पूछे गए हैं, इनका टाइम पीरियड 1942 से लेके 2011 तक, 1942 से लेकर 2011। क्लियर? इनका ताल्लुक किस कंट्री से था? ही बिलोंग टू लिबिया। और लिबिया कहाँ की कंट्री है? अफ्रीका की। तो दूसरे एमसीक्यू जाएगा ही बिलोंग टू लिबिया, आगे अफ्रीका। इनके बारे में तीसरा सवाल लिखेंगे, ही टुक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन 1969। ही टुक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट का कंट्रोल कब संभाला? 1969 में। पेपर में सवाल मौजूद है, ये पास पेपर है, क्योंकि मेरा जो जीके होता है तकरीबन 20 साल के पेपर पे डिपेंड कर रहा होता है, पे डिपेंडेंट होता है। 1969 में फिर से इन्होंने किंग इदरीस से इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल संभाल लिया था। He took control of government in 1969 from King Idris. फुल स्टॉप। क्लियर? अब इस लाइन में आपके 2 एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे आप, ही रिमेन्ड डिक्टेटर। डिक्टेटर किसे कहते हैं? डिक्टेटरशिप आमरियत को, फौजी हुकूमत, जैसे मुशर्रफ साहब ने की। ही रिमेन्ड डिक्टेटर फॉर अ टर्म ऑफ 40 ईयर्स। 40 साल के लिए ये डिक्टेटर रहे। अगर हम पूछ ले शहर कौन सा? सिरती, SIRTE। ही वाज बोर्न इन सिरती, कहाँ का शहर मिल गया था। अब जाहिर बात है ये एक मुस्लिम है और अखलाकन मुसलमान है, और इनको जो है वो नॉन मुस्लिम ने मारा, तो मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा शहादत का। पेपर में आएगा डाइट, आप लोग मार्टियर्ड लिख लें। ही वॉज मार्टियर्ड बाय नेटो फोर्सेस ऑन 20 अक्टूबर 2011। 30 अक्टूबर 2011 को इन्होंने इनकी जान ली नेटो ने। नेटो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सवाल बनेगा, जब अलग से नोट्स बनाएंगे तो हम नेटो को ऐड करेंगे।
नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फिर अलग अलग आप सवाल सर्च करेंगे, नेटो कब बनी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितनी मेंबर कंट्रीज मौजूदा है, पाकिस्तान की मेंबर है या नहीं है, थी तो कब थी, नेटो का सालाना इजलास कहाँ पे होता है, नेटो की कितनी सिग्नेटरी कंट्रीज थी, अब मौजूदा कितनी कंट्रीज है, कितनी ऑब्जर्वर है, वगैरह वगैरह। वो जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। फिलहाल आपके अलग जो नोट्स बना रहे हैं वहां पर आपने पर्सनैलिटीज को अलग लिखते जाना है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अलग लिखते जाना है। वजूहात तो फिर जाहिर बात है वो अलग अलग आएंगे। वजूहात नहीं पूछता पेपर में, वजूहात आपके सब्जेक्टिव पेपर में पॉसिबल हो सकता है, वन पेपर में क्या वजह पूछेगा। क्लियर है। ऑनलाइन वालों का यहाँ तक कुछ सवाल है तो प्लीज पूछते हैं। नेटो ने उनकी गाड़ी पे हमला किया था, हाँ जी वो तो फिर आप मोहम्मद इमरान साहब जितना सर्च करेंगे वो तो आपको फिर मिलता ही जाएगा। क्लियर है। मैं थोड़ा सा तो चाहूंगा टाइम आप लोगों ने जो है वो नहीं कहते। फिर हम पहले बात करें थे लेक विक्टोरिया की। लेक विक्टोरिया का नाम किन से रखा गया था बताएं जरा। नाम किस पर रखा गया, लेक विक्टोरिया का नाम किस पर रखा गया, क्वीन विक्टोरिया यूके वाले किन साहब ने नाम रखा था। हाँ जी देख लिया ना पीछे से। अब आप लिखें सेंटर में लेक विक्टोरिया, डायरेक्शन दे लें नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। लिखने के लिए आराम से लिखिए। ऑनलाइन वालों का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ लिया करें। मिस सानिया आज जो है वो ठीक है, ऑनलाइन में चली गई है। मिस सदक है या नहीं है आज। नहीं, क्वेश्चन करें तो अच्छा लगता है हमें। तो बात करें ना तो फिर हमें जो है मतलब कोई एक्स्ट्रा बात करें ना इससे हटके फिर गुस्सा आता है, तो 10 दफा पूछी तरह में गुस्सा नहीं आता होता। वो तो हमारा काम है। नॉर्थ में यूगांडा, ईस्ट में है कीनिया, साउथ में तंजानिया। याद रहेगा यूगांडा कीनिया तंजानिया, इस तरह याद करना पड़ेगा। यूगांडा कीनिया तंजानिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ, यूगांडा कीनिया तंजानिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेस्ट साइड से। हमने इक्वेटर में पढ़ा था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो अलग कंट्री और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग चीज है। लेक विक्टोरिया की भी डायरेक्शन क्लियर। ये दुनिया के एरिया वाइज जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट लेक बनती है। या तो लेक्स के सवाल ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा, अभी ना लिखेगा। आसान आसान से मामलात होते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हमने प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल करने आके और ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगी, स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए। बस ऑनलाइन वालों को नजर आ जाए, क्योंकि प्रोजेक्टर में मोस्टली देखा गया है ऑनलाइन वालों को स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही होती। वो लाइट कम होती है, लाइट ऑफ करनी पड़ती है, थोड़ा मसला बनता है, लेकिन हो जाएगा हल इंशाल्लाह। क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद अब बात करते हैं रिवर नाइल की। रिवर नाइल के बारे में आज थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको। दरियाए नाइल, इस्लामिक स्टडीज में पहला तो सवाल आता है दरियाए नील को खत किसने लिखा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाए नील के नाम खत लिखा था। आप वो खत का मतन पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा किसी अच्छी साइट से। तो इस्लामिक स्टडीज का सवाल बनते हैं। फिरौन कहाँ पे गर्क हुआ था, बहरा अहमर। बहरा अहमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड सी। इस्लामिक स्टडीज का सवाल है। क्लियर। इस्लामिक हिस्ट्री का सवाल हमने कल पढ़ा था, उकबा बिन नाफे कौन था, फातह ट्यूनिसिया। कुतबा बिन मुस्लिम कौन था, फातह सेंट्रल एशियन कंट्री। क्लियर। ये इस्लामिक हिस्ट्री के सवाल बनते हैं। ये कभी कभी आ जाते हैं इस्लामियत या उर्दू के पोर्शन में ऐड कर देते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा उर्दू के पोर्शन में इस्लामिक स्टडीज भी मिलाया होता है, तो 10+ मार्क्स का नजर आ रहा होता है। तो रिवर नाइल को खत किसने लिखा था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। एक बात क्लियर। रिवर नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसकी क्या खासियत है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पास पेपर में इसकी लेंथ होगी 6,650। अब करंट इसकी लेंथ आ रही होगी 6,670 किलोमीटर। 19.5-20 का फर्क आता रहता है।
ये नॉर्मल होता है जीके में। ठीक है, दरियाए नील असल में है दो। पहला है व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। इंग्लिश में कहेंगे नाइल, उर्दू में कहेंगे नील। व्हाइट नाइल कहाँ से निकलता है? लेक विक्टोरिया में से निकलता है। दूसरा इसका पार्ट है जिसे कहा जाता है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल निकलता है लेक ताना। लेक ताना कहाँ पे? इथोपिया में। इथोपिया को उर्दू में क्या कहते हैं? हबशा। इस्लामिक स्टडीज में हबशा से रिलेटेड सवाल आते हैं। आप समझो कि माइग्रेशन देखिए हबशा की तरफ। तो दरियाई नील जिसके पास क्रेडिट है दुनिया का सबसे लंबा दरिया होने का, असल में इसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। व्हाइट नील निकलता है लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया के डायरेक्शन आपके पास है युगांडा, केनिया, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है? लेक ताना। ये कहाँ पे है? इथोपिया पे। ठीक है, दोनों दरिया यहाँ से बहते हुए बोथ नाइल मीट एट खारतूम। ये दोनों दरिया बहते हुए कहाँ पे आकर मिलते हैं? खारतूम। और खारतूम कहाँ का कैपिटल है? सूडान का। तो आप कंटिन्यू लिखेंगे रिवर नाइल हैज टू पार्ट्स। पहला व्हाइट नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, ब्लू नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक टाना, इथोपिया। अगला आप लाइन में लिखेंगे बोथ नाइल मीट्स एट खारतूम। फिर कोमा देकर लिखेंगे खारतूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। ये अलग अलग सवाल पेपर ऐसे ही आए हैं कि नील कहाँ पे आकर मिलते हैं, फिर आप क्या लगाएंगे? खारतूम। खारतूम क्या चीज है? सूडान का कैपिटल है। ठीक है, जब ये खारतूम में आकर मिक्स होते हैं तब ये फ्लो करते हैं इजिप्ट की तरफ। लिहाजा इसको कौन क्लेम करता है? इजिप्ट। वो कहता है गिफ्ट ऑफ नाइल कौन सी कंट्री है? इजिप्ट। फिर आगे लिखे देन फ्लोज टुवर्ड्स इजिप्ट। फ्लोज, सूडान की बात हो रही है, फ्लोज फ्रॉम सूडान टू इजिप्ट एंड एट लास्ट pours its water, P और URS या मिक्स लिखने हैं, मिक्स इट्स वाटर इनटू मेडिटेरेनियन सी। और फाइनली ये कहाँ पे आके अपना पानी मिक्स करता है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर मिक्स कर देते हैं। लिहाजा निकलता कहाँ से, मिक्स कहाँ पे होते हैं? आपके पास सारे सवाल आ गए हैं। तो इस पर क्लेम कौन करते हैं? इजिप्ट। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इजिप्ट में आगे ही मेन लंबा हो रहा है। क्लियर है? और अगर पूछा जाए किस डेजर्ट में से गुजरता है तो क्या आंसर देंगे? सहारा डेजर्ट। रिवर रिवर नाइल फ्लोज थ्रू सहारा डेजर्ट। सारे सवाल ही थे। पहले आएगा इजिप्ट ऑफ नाइल किस कंट्री को कहा जाता है? इजिप्ट को कहा जाता है। वो सारे बता देता हूँ। पहला सवाल, रिवर नाइल किसे कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहा जाता है? इजिप्ट। रिवर गिफ्ट ऑफ नाइल किस कंट्री को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, रिवर नाइल दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, 6,670 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके टू पार्ट्स हैं, एक है व्हाइट नाइल, एक है ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल कहाँ से निकलता है? लेक विक्टोरिया। ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है? लेक ताना। लेक ताना कहाँ पे? इथोपिया में है। दोनों दरिया यहाँ पे बहते हुए कहाँ पे आके मिलते हैं? खारतूम। खारतूम क्या चीज है? कैपिटल है कहाँ का? सूडान का। यहाँ से बहते हुए कहाँ जाते हैं? इजिप्ट में। और वहां से बहते हुए कहाँ जाते हैं? मेडिटेरेनियन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ये सारी कहानी अलग अलग सवाल पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में। तो मेरा पढ़ाया हुआ डाटा पिछले 20 सालों पर मुश्किल होगा। आप लोगों को तो 5 साल का पास पेपर बोला जाता है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। ऑनलाइन वालों को कोई भी सवाल प्लीज पूछ लें। कोंगो रिवर के बारे में हमने पहले ही कर लिया था। कोंगो रिवर जिसका नाम है जायरी रिवर, इक्वेटर लाइन के दो दफा क्रॉस करता है। 2900 माइल लेंथ है, 47 किलोमीटर बनती है। मैक्सिमम वाटर टर्बाइन सिस्टम, वो करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वालों को कोई भी सवाल है तो प्लीज बता दें। एक चीज पढ़ी है आपने कल, स्विस कैनाल, इसके बारे में भी कुछ सवाल कर लें। स्विस कैनाल आता है पेपर में कई दफा। इसका फॉर्मूला मुझका बनाया हुआ है SMR।
स्विस कैनाल क्या काम करती है? मिलाती है। एस स्टैंड फॉर स्विस कैनाल, एम स्टैंड फॉर मेडिटेरेनियन सी, आर स्टैंड फॉर रेड सी। स्विस कैनाल मिलाती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे स्विस कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। मैंने कल ही बताया कंस्ट्रक्शन डेट है 10 सालों की, 1859 से लेके 1869। तो पेपर में ओपनिंग डेट ही हमेशा आती है कि ओपन कब हुई। जैसे पाकिस्तान में चीज ओपन हो तो अच्छे खासे 2-3 लाख रुपए की जो है ना वो फौजी से बनाते हैं। ओपनिंग डेट है इसकी 17 नवंबर 1869। ओपनिंग डेट 17 नवंबर 1869। नेशनलाइज बाय, इसको कौमी दर्जा दिया गया। नेशनलाइज, NATIONALIZE, नेशनलाइज बाय अब्दुल नसीर। ये मिस्र के सदर थे, अब्दुल नसीर साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ऑन 26 जुलाई 1956। तो ये दो अलग अलग सवाल हैं। पहले स्विस कैनाल पे कौन अपना कब्जा रखता है? इजिप्ट। क्लियर होगी एक बात। दूसरा, स्विस कैनाल किसको मिलाती है? मेडिटेरेनियन को रेड सी के साथ। तीसरा सवाल, कब ओपन हुई? 17 नवंबर 1869। किसने नेशनलाइज किया? अब्दुल नसीर। अब्दुल नसीर कौन था? मिस्र का सदर। और पांचवा सवाल, नेशनलाइज डेट क्या है? 26 जुलाई 1956। हाँ जी, अभी ये इजिप्ट के अंदर ही है। 193 किलोमीटर की लेंथ है। जो एरिया पड़ता है ना इजिप्ट में, वो इजिप्ट के अंदर ही है। फिर आगे आगे जैसे जैसे दूर बढ़ती जाएगी तो जाहिर बात है। अब हमारा जो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी है, जिसमें हम कहते हैं जी RBS, रावी, ब्यास और सतलुज। तो सतलुज कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। तो जो इंडिया की टेरिटरी में वहां पर किसका कब्जा है? इंडिया का। कभी भी चाहे पानी रोक लेते हैं, और जब वो पानी छोड़ता है तो हमारे सारे साउथ साउथ वाली साइड में क्या बाढ़ आती है। तो जो हमारी टेरिटरी में आ जाएगा उस पर हमारा कंट्रोल है। 26 जुलाई क्या है? नेशनलाइज डेट है। पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते आप लोग। बूटी छुट्टी आपसे लगनी नहीं पेपर में। आगे के बूटी खाने के मामले में आप लोग, आपने किसी से पूछा बताएं, उसने बताना है। आपने दोबारा मैंने कहा कोई माफी दे रहे हैं, पहले मैं लिख लूँ फिर बताऊंगा। और पेपर में पूछना नहीं है। पेपर में आपको ही आता होगा, आप जिससे पूछेंगे उसको नहीं आता होगा। तो पेपर में किसी से पूछने वाली जो है ना वो गलती नहीं करनी, ये याद रखिएगा। बाकी तो बूटी का मजाक थोड़ा सा लगा रहा होता हूँ। तो पेपर में किसी से नहीं पूछना, खुद करना है अपने दिमाग से। हाँ नहीं, बड़ी बातें आएंगी आपको पेपर में, बड़ी रिश्तेदारियां बनेगी। स्पेशली जो फीमेल फीमेल जो है वो कहाँ से आई हैं, क्या पढ़ रही हैं, वो तो वहाँ पे प्रमोशन को पैदा कर रही होती है। हमने तो पांच जगह से पढ़ा है, वो टीचर बहुत अच्छे हैं, इंडिविजुअल पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। तो PPSC कंपटीशन एक बंदे का काम नहीं है। और उस एक बंदे ने भी अकेले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो 7-8 मिनट अलग अलग पढ़ा होगा। तो इस तरह की रिश्तेदारियों से गुरेज करना है, और सीधा नागपुर सीट पे जाना है, फिर उसको पढ़ते हुए पेपर करके वापस आ जाना बस। तो इस किनाल को कुछ ईयर्स के लिए ब्लॉक भी किया है, करवा दें और वो छोड़े इमरान साहब, वो इतनी लेंथ सवाल नहीं आते हैं वो अगर आपका CSS PMS होगा तो उसमें आ जाए तो आ जाए। रिवाइज कर लीजिए, शाबाश। और नॉर्थ अफ्रीका वाली कौन सी कंट्रीज थी, चार बताएं। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों को कोई और सवाल है तो प्लीज बता दें। वैसे इमरान भाई, अच्छी बात है कि आप लोग जो है ना वो ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, चीजों को पढ़ना चाहिए। इस तरह के सवालों के फायदे होते हैं इंटरव्यू के अंदर ढेर सारे। तो बाकियों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि, मैं कहता हूँ ना, कोई चीज की फोटो देख लिया करें जो आप लोग नहीं देखते। तो फोटो देखने का ये होता है कि वो चीज का स्केच दिमाग में बैठ जाता है। फिर बंदा गूगल शरीफ से कुछ 2-4 बातें और भी पढ़ लेते हैं, तो वो अच्छी बात है, आपका फायदा है उसमें। आपके पास किसी ना किसी चीज की बेस होती है, तो पढ़ना चाहिए। अच्छी, बहुत अच्छी बात है ये। एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखने हैं। अफ्रीका के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जैसे कहते हैं एवरग्रीन सॉन्ग्स।
कुमार सानू के वगैरह वगैरह, हर बंदे की अपनी चॉइस है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं दो कंट्रीज में, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्योंकि दोनों कंट्रीज इक्वेटर लाइन के ऊपर है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर located in two countries which lies on equator, full stop. Number one, Republic of Congo. Number two, Democratic Republic of Congo. क्लियर है जी? यहाँ तक कोई मसला मसाइल? आपने कभी मेरी शिकायत लगानी है ना, तो आपने मुझे लगानी है क्लास के बाहर, तो मैं आपसे जो है ना क्लास को खुद को ठीक कर लूंगा। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू के हवाले से आपका कोई भी इशू हो, किसी भी मेंटोर का कोई भी इशू हो, तो आपकी बात को सिगाए रात रखा जाएगा। बिल्कुल भी नाम मैं आपका ओपन नहीं करूंगा। तो वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से किसी भी टीचर का कोई भी मसला हो, तो आपने मुझे बताना है। जो ऑनलाइन वाले हैं ग्रुप से मौजूद, आपने मुझे मैसेज कर देना है, क्योंकि आपके हर तरह के वन पेपर के मामला में देख रहा हूँ। आपका भागना भी नोट कर रहा होता हूँ, फोन पहले भागा मुंह नीचे करके हल्का सा मुस्कुराते हुए सब नजर आ रहा होता है मुझे, क्योंकि जब तक आप लोग होते हैं तो मैं एक्टिव होता हूँ आप लोगों के लिए। वोट मार्कर खत्म हो गया, मंगवा लेते हैं। जी मुबशर बात, मैसेज मैं देखता हूँ, लेकिन हफ्ता के बार में रिप्लाई नहीं करता हूँ, मेरा छुट्टी का दिन होता है, मुझे पैसे नहीं मिलते। मंडे टू फ्राइडे मैं पाबंद हूँ आप लोगों का रिप्लाई देने का, लेकिन हफ्ता के बार में रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी आज़ादी के 2 दिन है। तब मोबाइल से दूर रहता हूँ बड़ा ढेर सारा। लेकिन आपने मेरे से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछनी कि फलां पेपर कब आ रहा है, या फलां जो है वो चीज़ क्या होगी, तो वो फलां पेपर की इन्फॉर्मेशन आपको पीपीएससी साइट पे मिलेगी। पीपीएससी साइट पे आप जाएंगे, वहां पर ऑप्शन होता है प्लानर का। प्लानर को क्लिक करेंगे तो वहां पर पूरा प्लान दिया होता है कि फलां पेपर कब होगा। तो अगर वहां पर भी डैश 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 होना कि अभी तक कंफर्म नहीं है, तो यकीन मानो मेरे मामू के बेटे नहीं है, मुझे भी नहीं पता होगा। बीइंग अ लॉयर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में हो, या मैं किसी वैलिड सोर्स से देखूँ, ना तो फेसबुक से देखूँ। ठीक है? अगर आपको फी चालान फॉर्म चाहिए, तो गूगल में सिंपल लिखेंगे पीपीएससी फी चालान फॉर्म, तो आपको फी चालान फॉर्म निकल आएगा। तो इस तरह के सवालों से परहेज करना मेरे से पूछते हो गए। ठीक है? बाकी जो सवाल होंगे वो तो बताने का प्रबंध होगा। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह पे मिल जाएगी, एफपीएससी की साइट पे आपको एफपीएससी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल की डेफिनेशन क्या है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रेट। मैंने नोट्स भी भेजे थे ग्रुप में, नए वाले बच्चे दोबारा सुन लें। स्ट्रेट एक ऐसा पानी का तंग रास्ता है जिसका काम है पानी के दो हिस्सों को मिलाना और जमीन के दो हिस्सों को अलग कर देना। क्लियर? स्ट्रेट के बड़े भाई का नाम है चैनल। स्ट्रेट है नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, चैनल है ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ वाटर, बस ये फर्क है। सब डेफिनेशन आपसे लिख लें चैनल की, इन को इंग्लिश चैनल एचबीओ लगा दो यहाँ पे, खुद से लिखा है। यदि डी ऑप्शन नहीं था, हमने ई ऑप्शन लगा दिया, एचबीओ खुद से लिखा है। कई ऐसे फनकार स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं जी वो ऑप्शन ए बी सी डी भी नहीं था, लिहाजा अपनी तरफ से ऑप्शन टॉप पे लिखा है, तो इस तरह की होता है। फिर हम देखते हैं करीब से करीब 3 आंसर, उसको लगाना होता है। तो चैनल अब्रॉड स्ट्रिप ऑफ वाटर, अब्रॉड स्ट्रिप ऑफ वाटर that connects two water bodies and separate two lands. ये मोजाम्बिक चैनल, a broad strip of water that connects two water bodies and separate two lands. मोजाम्बिक चैनल को कहा जाता है आर्म ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का बाजू। एमसीक्यू आता है ये, किस चीज को इंडियन ओशन का बाजू कहा जाता है? मोजाम्बिक है। अब अफ्रीका के किस तरफ इंडियन ओशन है? ईस्ट की तरफ पे। कहाँ पे होगा, कहाँ पे नजर आएगा? इस जगह पे नजर आएगा। आगे समझ, ईस्ट टू साउथ आपको नजर आएगा आपके मैप में। तो मोजाम्बिक चैनल की लेंथ है 1600 किलोमीटर, चौड़ाई है इसकी 419 किलोमीटर, डेप्थ है इसकी 3292 मीटर। हाँ जी,
और ये मैं इस तरह के मेरे साथ एक मसला है, मैं तो डिजिट याद कर लेता हूँ, मेरी तो हॉबी है। गाड़ी में आई हुई जा रही, मैं नंबर याद कर लेता हूँ, फिर नंबर याद करके उनको प्लस कर लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो गाड़ी 3292 तो 5 7 16, इस तरह से जुगाड़ लगा के साथ करके डिजिट्स के साथ मैं तो खेलता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं बनता। तो डिजिट्स में आप लोग जो है वो आजाद हैं। आप लोग पंजाबी में याद करना चाहें पंजाबी में याद करें, आपकी जो भी मादरी जबान है, कश्मीरी है, सिंधी है, बलोची, उसमें करते हैं। इसमें आप लोग आजाद हैं, 3292 करके याद करें, 3292 इस तरह याद करें, 3292 याद करें, अपनी मर्जी है, लेकिन सही याद करने बस, ये मेहरबानी कीजिएगा। ये अभी नहीं करना, कनेक्ट सेपरेट नहीं करना, वो नोट्स में हर चीज लिखी होगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीधा सीधा लेना है। तंजानिया का क्या कैपिटल था? बड़ा यूनिक सा था, ऑनलाइन वाले बताएं, तंजानिया का क्या कैपिटल है? डोडोमा। हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? माउंट किलिमंजारो। लेंथ कितनी है उसकी बताएं? लेंथ पे आज आप लोग बड़ा पूछेंगे, 5895 मीटर। मैंने कहा तो गूगल पे फोटो देख लेते हैं, आप फोटो देखते हैं आपको आंसर मिल जाता है। 5895 मीटर। जो हमने कल हाईएस्ट पीक पढ़ी है माउंट किलिमंजारो, कहाँ पे? वो तंजानिया में। उसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर। जी ठीक है। मीटर लाजमी मेंशन कीजिएगा, ये ना वहां पे किलोमीटर लगा दें। एटलस माउंटेन रेंज हमने कल पढ़ा था। एटलस माउंटेन रेंज किन तीन मुल्कों में है? ऑनलाइन वाले भी आंसर दें। एटलस माउंटेन रेंज कर लें, पेज पीछे कर लें। इसका फॉर्मूला है मैट। आजकल मैट लगाते हैं घरों में मच्छर मारने के लिए। मैट स्टैंड फॉर मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया। एटलस माउंटेन रेंज, एटलस का पहाड़ी सिलसिला किन मुल्कों में है? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया। आपने क्या लिखती है? ये लिखती है 5895 मीटर। और एटलस माउंटेन रेंज का क्या फॉर्मूला है? मैट। मैट स्टैंड फॉर मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया। तो एटलस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का क्या नाम था? क्या? किलिमंजारो तो ओवरऑल है, टॉपबल। एटलस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? माउंट टॉपबल इज हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन रेंज। टॉपबल की ऊंचाई है 4160 मीटर। आसान आसान से सवाल होते हैं, पता नहीं क्यों परेशान होते हैं आप तो। कोई मसला मसाइल है यहाँ पे? अगर वो आपसे पूछे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंची पीक कहाँ पे है, जहाँ पे आप जाके स्नैप लेना चाहते हैं स्नैपचैट पे अपलोड करने के लिए, तो आप कहाँ पे जाएंगे? माउंट किलिमंजारो। वो कहाँ पे है? तंजानिया में है। कितनी हाइट है? 5895 मीटर। लेकिन एक मसला बता दो, एक एक्टिव वोल्केनो है, पॉसिबिलिटी क्या वहां पे चल जाए, तो आपने अपने इख्तियार से जाना है। इसके अलावा आप कहीं पीक पे जाना चाहते हैं तो आप किस पहाड़ी सिलसिले में जाएंगे? एटलस माउंटेन रेंज में। ये किन मुल्कों में? मैट में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट टॉकबल। कितनी हाइट है? 4160। अब आपने माउंट टॉकबल की लोकेशन ले ली है कि आपको किस मुल्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला तो लंबा 3 मुल्कों में, टॉकबल किस मुल्क के अंदर वो आप गूगल में देखना पड़ेगा। इन विच कंट्री माउंट टॉकबल इज लोकेटेड? ठीक है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, इंतहाई आसान सवाल है। इस तरह के सवाल जो आजकल का पाकिस्तान में सिलेबस चल रहे हैं ना, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का, उन्हें तो चौथी पांचवी में करवा देते हैं, वर्ल्ड में रखवा देते हैं वो बच्चों को, बल्कि पांचवी क्लास में लिटरेचर पढ़ा रहे हैं वो। तो अगर वो हमारा सिलेबस देखे ना, तो 3 महीने हमारे मास्टर पे वो हंसे। तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, जीके बहुत आसान है, लेकिन जीके बहुत ज्यादा लेंथी है। हर नए उभरते सूरज के साथ नए सवाल तैयार होते हैं कि हमें याद करें, बस डेली याद किया करें। ऑनलाइन वाले मेरे बहन भाई जो सो गए हैं, इस सबक कम, सोनिया एंड सानिया, क्यों नहीं आई आप?
कल आपके पेट में जो है वो दर्द था या पता नहीं आपका सांस बंद हो रहा था, तो कुछ जब यहाँ पे हाथ रखते हैं ना, मैं वैसे ही रुक जाता हूँ, मैं कहता भाई तुम बाहर जाओ, जाकर मेडिकल करवाओ, घर जाकर रेस्ट करो। आजकल वैसे भी जो है ना थोड़ा इशू चल रहा है बीमार होने का, वायरस अजीब सा। रिवाइज करना चाहता हूँ। बस मैं यही प्लान बना रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा सहारा ले लूँ प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर में ये होगा कि मैं मैक्सिमम 2 दिन में कंटेंट खत्म करवा दूंगा, और फिर मैं आपको प्योर जीके में रगड़ूँ। प्योर जीके में आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क दूँ। प्योर जीके में अगर एक एक सवाल भी लगता है तो 5 नंबर बनते हैं। एक ऐसा बंदा है बंदी जिसने बहुत अच्छे से इंग्लिश किया, मैथ किया, कंप्यूटर किया, जियोग्राफी भी कर ली, एवरीडे साइंस भी कर लिया, पर्सनल स्टडी भी कर ली, करंट अफेयर्स भी कर लिया, पर्सनल अफेयर्स भी कर लिया, हिस्ट्री भी कर लिया। अब और समझा कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, और 5 कंटेंट्स नहीं पढ़ के गया, लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं की, फेमस पर्सनैलिटीज नहीं की, प्राइजेस स्पोर्ट्स बुक्स के नाम नहीं किए, तो फिर अगर वो एक एक सवाल भी दे दें कंटेंट में से, तो कितने नंबर से वो मार्क आएगा? 5 नंबर पे। और यहाँ पर तो 0.25 का मुकाबला करिए। मोरक्को, टोकबल इज इन मोरक्को। ठीक है जी, लिखते हैं जी, मराकश में है। माउंट टोकबल के लिए आपको मराकश जाना पड़ेगा, मोरक्को में। मुस्लिम कंट्री है ये भी। अगर नई हायर हेडिंग दे दें, आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन इंडियन ओशन। आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, 5 फैक्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साहब बट साहब, वो तो हमने साउथ अफ्रीका कंट्री स्टार्ट ही नहीं की। आपने तो फैक्ट पढ़ लिए तो टाइप करते हैं, हम भी इस्तेफादा हासिल कर लें इलम से। हाँ जी। एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले दिन ही बताया था, जब अफ्रीका की बात हो तो एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, और जब साउथ अफ्रीका की बात हो तो एक मुल्क का नाम है। डिफरेंस हमेशा याद रखना। तो आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। मुझे आज ने कहा यार बोर्ड भर के लिखा करो, बोर्ड खाली ना किया करो, मुझे समझ नहीं आती, अलग अलग पुलिस दे देते हैं। वैसे इतना तो मैं लिखवा ही देता हूँ कि बोर्ड भर जाए, 3 दफा तो भर ही जाता है। वो जब भी आता है मेरी वीडियो बनाते कहते हैं बोर्ड खाली होता है। मैं कहता हूँ मेरी वीडियो अपलोड ना किया करें, मुझे जरूरत नहीं है। कैमरा असल में बहुत आगे होता है, फिर पूरा बोर्ड जूम नहीं होता, आधा बोर्ड तो खाली होता है। अच्छा जी, सबसे पहले नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका, लोकेटेड इन इंडियन ओशन। मेडागास्कर सबसे बड़ा आइलैंड है किस कॉन्टिनेंट का? अफ्रीका का। किस ओशन में है? इंडियन ओशन में। क्लियर? ये भी पूछ सकते हैं इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, तो आप क्या नाम देंगे? मेडागास्कर। तो सवाल यही आता है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड बताएं तो आप कहेंगे मेडागास्कर। किस कंट्री में है ये? किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। मेडागास्कर दुनिया में सब कौन सा नंबर है? फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। मेडागास्कर इज फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड पूरी दुनिया के। अगर हम आइलैंड की बात करें, जजीरों की, आइलैंड की स्पेलिंग है ISLAND। आपने आइसलैंड नहीं कहना, आइलैंड कहना है। मेडागास्कर का पुराना नेम है मेलागैसी। ओल्ड नेम मेलागैसी। मुसाफ पता बता दें क्या बताना चाह रहे थे आप? दूसरे नंबर पे है सीशेलिस। ये आइलैंड कंट्री भी है। तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन से में पड़ी अफ्रीका में? सीशेलिस। सीशेलिस इज द आइलैंड कंट्री जो स्मॉलेस्ट है। तीसरे नंबर है मॉरिशियस। बॉलीवुड मूवीज 90s की अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें मॉरिशियस का कई दफा जिक्र हो गया है। मॉरिशियस आइलैंड, कोमोरोस, कैप वर्डी, एंड लास्ट है साउथ टोम एंड प्रिंसिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जो इक्वेटर लाइन के ऊपर आते हैं। पहले नंबर पे मेडागास्कर, वर्ल्ड नेम मेलागेसी। दूसरे नंबर पे सीशेलिस, तीसरे नंबर पे मॉरिशियस, चौथे नंबर पे कोमोरोस, पांचवें नंबर पे कैप वर्डी और छठे नंबर पे है साउथ टॉम एंड प्रिंसिप। हमने जब अफ्रीका को स्टार्ट किया था हमने नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज पढ़ ली, क्या नाम थे कंट्रीज के बताएं। आपने नॉर्थ ऑफ अफ्रीका कंट्रीज नहीं बोलने। अगर आप नॉर्थ ऑफ अफ्रीका कंट्रीज बोलेंगे तो वो तो यूरोपियन कंट्रीज बन जाएंगी। मतलब आप क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका क्या मतलब होगा, वो ममालिक जो अफ्रीका के नॉर्थ में है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। मैं पूछूं नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो अफ्रीका के नॉर्थ में है। अब बात समझ आ गई। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी पढ़ी हमने, बताएं। पहले दिन कौन सी पढ़ी थी, मोरक्को पढ़ी थी। हाँ तो वही है, मैं आपको वही तो सवाल समझा रहा हूँ, आपने सवाल सुना ही नहीं। तो ये है अफ्रीका। अगर मैं आपसे पूछूं विच कंट्री इज लोकेटेड एट नॉर्थ साइड ऑफ अफ्रीका, तो क्या आंसर आएगा, वो बनेगी स्पेन, यूरोप कंट्री बनेगी। बात समझ आ गई, नहीं है फिर अल्लाह हुक्म ही है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं विच कंट्री इज लोकेटेड या विच कंट्री इज कॉल्ड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, तो फिर क्या आंसर देंगे आप, वो कंट्री जो अफ्रीका के नॉर्थ साइड पर है। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं, सानिया पूरे नाम बताएं। मोरक्को है, इजिप्ट है, अल्जीरिया, तुनिसिया और मोरक्को तो बता दी है, लीबिया। पांच नाम करवाए थे आपको जब तो मैंने कहा था कि हम सारे नहीं कर सकते। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं, वो कंट्रीज जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका के मशरिक वाली साइड वाले कहलाती हैं। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं, कल ही की हैं। जिबोटी हो गया, एरिट्रिया हो गया, सोमालिया हो गया, तंजानिया हो गया, जैम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, और मैंने आपको बता दें युगांडा, केन्या, सोमालिया करें। युगांडा, केन्या, सोमालिया, जैम्बिया, जिम्बाब्वे और ऊपर जिबोटी। और याद नहीं कर रहे आप लोग, मर्जी है आप लोगों की। अब हम करेंगे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो अफ्रीका के वेस्ट में, सारी तो नहीं करेंगे, दो कर लेंगे आज। माली और दूसरी नाइजीरिया। तो अगर कभी सवाल आ जाए माली इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ अफ्रीका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप क्या कहेंगे, वेस्ट। जैसे पंजाब है तो पंजाब की डिवीजन है, भावलपुर वाली साइड कौन सी है, जनूबी पंजाब। ठीक है। तो माली का पहले एमसीक्यू देखिए, माली इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक कौन सा मुल्क होता है, एक ऐसा मुल्क जिसके चारों साइड पर कोई भी वाटर बॉडी ना हो, जमीन ही जमीन से घिरा हो, तो हम कहते हैं लैंड लॉक। कैपिटल है बमाको, BAMAKO। तंबाकू कहते हैं ना आप, तंबाकू नहीं कहना, बमाकू कहना है। तंबाकू कहते हैं, छत्ता बन जाना आपने, बमाकू, BAMAKO, बमाकू। अदर नेम फ्रेंच सुडान, इसको फ्रेंच सुडान भी कहा जाता है। माली को फ्रेंच सुडान भी कहा जाता है। क्लियर। हमने एक लाइन पढ़ी थी, प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको ग्रीनविच मीन लाइन भी कहा जाता है।
और किन कंट्री से गुजरती है, माली में से गुजरती है। ग्रीनविच मीन लाइन, ऑनलाइन वाले जो नए बच्चे उनको बाकी समझ आएगी। फिर एमसीक्यू लिखने, ग्रीनविच GREENWICH, ग्रीनविच मीन लाइन पासिस थ्रू माली। आपने ये जरूर देखना है इसे फ्रेंच सूडान क्यों कहा जाता है माली को, ये लाजमी देखना गूगल पे। इमरान साहब आपने भी लाजमी, आप तो लाजमी देखेंगे, बाकी में भी लाजमी देखना, वो पता चल जाएगा आपको। टिम्बकटू, टिम्बकटू सिटी पेपर में आया हुआ सवाल, इसका ताल्लुक कहाँ से है? टिम्बकटू, तंबाकू, तंबाकू याद रखना है, तंबाकू तंबाकू टिम्बकटू। लेकिन वो तंबाकू के बारे में सवाल है ना, तो माली ना लगा दीजिएगा, बस वो वैसा तो समझाने में देता है। पार्लियामेंट एंड नेशनल असेंबली, बस ये सवाल है टोटल इसमें। पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली, करेंसी यहाँ की फ्रैंक है, FRANC, फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक करेंसी यहाँ पे चलती है, लिखना तो लिख लें, बना जरूरत नहीं है। करेंसी पे हम ज्यादा वही जोर देंगे जो पाकिस्तान में जिनकी ट्रेड होती रहती है, जब पाकिस्तान में जो इजीली अवेलेबल है और आपको पता ही हो कौन से मुल्कों की है, तो वो करेंसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। यूरोपियंस होंगी, अमेरिकन होंगे, वगैरह वगैरह, तो ये करेंगे तो काम चल जाएगा। ये 5 सवाल है। पहला सवाल, माली इज अ लैंड लॉक, माली में से क्रॉस करती है। माली का कैपिटल है बमाको, यहाँ की करेंसी है अफ्रीकन फ्रैंक, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। अदर नेम कौन सा माली का? फ्रेंच सूडान। इसमें बताएं क्या चीज मुश्किल है, क्या साइंस है? और ये वो सवाल है जो मैं आपको वर्ड मैप में दिखा ही नहीं सकता, ना फिजिकल दिखा सकता हूँ, ना ही मैं आपको प्रोजेक्टर में दिखा सकता हूँ। मैं सिर्फ कंट्री दिखाता हूँ कि ये माली की हदूद है बस। बाकी सवाल को आपको तगड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। इस तरह ना लिखें, एक एक लाइन में अलग अलग लिखने हैं, मिक्स नहीं करना। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन, साफ था मुझे पता चल जाता है, आप जवाब यहाँ से दे रहे होते हैं ना, वो राइटिंग कोमास वगैरह जो है ना, मुझे सारा पता चल जाता है। करेंसी फ्रैंक, FRANC, फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। माली अफ्रीकन फ्रांस इन सूडान। ठीक है जी, 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी माली को, उस वजह से फ्रेंच सूडान कहा जाता है। फ्रेंच ने कॉलोनीज बनाई हुई थी वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, ठीक है जी मुसाफ साहब। मुसाफ तो ऐसा मायने किया। अगली कंट्री नाइजीरिया। नाइजीरिया इज अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। नाइजीरिया कौन सी थी? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। नाइजीरिया है वेस्ट। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा मुल्क कौन सा अफ्रीका का? लिख लें फिर एमसीक्यू। बाय पॉपुलेशन नाइजीरिया इज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका। आबादी और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लगोस सिटी। वो कहाँ की है? नाइजीरिया की। तो इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका, बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट सिटी इज लगोस, नाइजीरिया। ये सवाल आपने पहले लिखे हुए हैं। पुराने माजिद, माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा नाम है। आगे बात की समझ। नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा। अबूजा, अबूजा, अबूजा। करेंसी है नेरा। नेरा कह लें, नायरा कह लें, आगे अपनी मर्जी है। आर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें मेरे साथ, आर और भी समझ नहीं आ रहा होता। नायरा, नायरा कह लें, नेरा कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। नाइजीरिया का ओल्ड नेम पेपर में आया हुआ है बियाफ्रा। बियाफ्रा इज द नेम ऑफ विच कंट्री, का आप क्या लगाएंगे? नाइजीरिया। पहले तो आपने कहाँ पे जाना है? जो आप फिर होटल हो। लेकिन अगर पूछा जाए नान कहाँ की न्यूज एजेंसी, तो वो है नाइजीरिया की। नान स्टैंड्स फॉर न्यूज एजेंसी। तो पूरा नाम कभी भी नहीं पूछेगा, सिंपल नाम पूछेगा। AGA कहाँ की है, PTA कहाँ की है, PPA कहाँ की है, PPA कहाँ की है, मैप कहाँ। नान एक न्यूज एजेंसी कहाँ की है? नाइजीरिया की। टेररिस्ट ग्रुप
A terrorist group kidnapped nearly 280 school girls. 2014 अप्रैल 2014 में क्या हुआ? एक टेररिस्ट ग्रुप ने स्कूल की तकरीबन तो कभी सवाल आ जाए यहाँ के टेररिस्ट ग्रुप का क्या नाम है? हमने वो टेररिस्ट ग्रुप में पढ़ा था, क्या नाम था सोमालिया का? अल शबाब। अल शबाब का ताल्लुक कहाँ से था? आंसर मैंने पहले बता दिया। तो बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप पे 2014 पाकिस्तान में अटैक हुआ, 16 में हुआ था। 2014 में इमरान भाई, अप्रैल 2014 में एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसने स्कूल की लड़कियों का अगवा किया था। तकरीबन 280 लड़कियां थी और उस ग्रुप का नाम था बोको हराम। मेरे ब्यूटी रीजन से इनका ताल्लुक है, इतना डिटेल में तो पूछता नहीं। मेरे ब्यूटी आखिरी सवाल सुन लें। अप्रैल 2014 में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है बोको हराम। उन्होंने स्कूल की